आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू के नेक काम की भी है। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद महिमा कुमारी ने अपना जन्मदिन संसद परिसर में मनाया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस दौरान वहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और टीएमसी की एमपी जून माल्या भी मौजूद रहीं। सभी ने संसद की कैंटीन में हैप्पी बर्थडे का गाना गाया और मिठाई खिलाई। फिर आसपास मौजूद अनुराग ठाकुर और बाकी सांसदों ने भी महिमा कुमारी के लिए तालियां बजाई। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू का नेक काम करने का एक वीडियो सुर्खियों में आ गया। दरअसल वो चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो वीडियो में यहाँ सफाई करते नजर आए। 88 साल के इंद्रजीत सिंह सेक्टर 49 में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं। वो रोजाना रेहड़ी से आसपास के इलाके में कूड़ा इकट्ठा करते हैं ताकि ये इलाका साफ सुथरा रहे। उनके इस निस्वार्थ काम की यहाँ के बाशिंदे भी तारीफ करते हैं। लोगों को तो मैं कोई शिक्षा नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है साफ जगह, तो साफ करने की कोशिश करता हूँ। जो पर्टिकुलर ये पार्किंग है मार्केट की, तो सफाई हो तो अच्छा रहेगा। अगर गंद पड़ा है या ऐसे ही है तो फिर बुरा लगेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में एक अनोखी चीज भेंट की गई। दरअसल वहां इंदौर के मोबाइल व्यापारी ने 250 ग्राम चांदी का आईफोन अर्पित किया। ये चढ़ावा काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसका वीडियो भी काफी वायरल है। इसमें दिखाई दे रहा है कि कारोबारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर में पहुंचे और भगवान को यह खास चीज अर्पित की। और न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक और सबसे दिलचस्प खबर की ओर। जी हाँ, देश की सेना को एक और घातक हथियार मिल गया है। अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला जत्था भारत को सौंप दिया गया। यानी कि अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की नई खेप आज भारत पहुंच गई है। इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया जाएगा, जो कि भारतीय सेना की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लिहाजा इस उपलब्धि को रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। लिहाजा क्या खास है इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स में, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। आसमान का अद्भुत और बेजोड़ योद्धा। दुश्मन पर ताबड़तोड़ वार करने वाला महारथी। 1 मिनट में 1200 राउंड फायर करने की क्षमता और एक बार में 128 टारगेट पर निशाना। अपने घातक वार की बेमिसाल तकनीक की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर्स को आसमान में उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। भारतीय सेना के बेड़े में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिका से भेजे गए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरे। इसकी जानकारी भारतीय सेना ने खुद साझा की। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, ये सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में गेम चेंजर साबित होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगी जो गन है, जो मिसाइल है, वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ी जैसे बड़े टारगेट को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। आज 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंचे हैं, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरहद पर राजस्थान में तैनात होंगे। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनका जो चाहे चीन सरहद की बात की जाए, पाकिस्तान सरहद की बात की जाए, दोनों सरहद पर उनको तैनात किया गया है।
अपाचे हेलीकॉप्टर की जो मारक क्षमता है वो कई मायनों में बेजोड़ है। दुनिया का बेहतरीन हेलीकॉप्टर से माना जाता है, जो कि युद्धक हेलीकॉप्टर के तौर पर दुश्मन के खिलाफ काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान सरहद पर भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। और इस वक्त जब दोनों ही सरहद चीन और पाकिस्तान पर तनाव है, भारतीय सेना के लिए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में, जिनकी संख्या 6 हो जाएगी, वो एक कारगर हथियार के तौर पर काम करेगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहले से ही अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे में ये तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के हाथों में सौंपे गए हैं। नए अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन कोर में शामिल होंगे और इन्हें देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की पश्चिमी सरहदों पर अपनी लड़ाकू क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में इसे बेहद अहम कदम माना जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के सबसे घातक एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में होती है। ये हेलीकॉप्टर अपनी रफ्तार और फुर्ती के दम पर दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकते हैं और ये दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर हमला करने में माहिर हैं। अपाचे की आधुनिक तकनीक इसे दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में हमला करने के लिए सक्षम बनाती है। आज जो 3 अपाची हेलीकॉप्टर आए हुए हैं, जो कि भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए मिल रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, इससे जो है इंडियन आर्मी का जो टैंक के खिलाफ एंटी टैंक वॉरफेयर या मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में जो इनकी कैपेबिलिटी है, इसमें बढ़ोतरी होगी। ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, ये इसमें एक 30 मिलीमीटर की गन है, जिसकी में से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में इसे 300 राउंड लेके चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें 70 mm के रॉकेट्स हैं, जो कि तकरीबन 76 रॉकेट्स इसमें आप लगा सकते हैं, और ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है दुश्मन के टारगेट्स पे। ऐसे में सवाल ये भी है कि अपाचे हेलीकॉप्टर की और क्या विशेषताएं हैं जो इन्हें दूसरे फाइटर जेट से अलग बनाती हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर हवा से हवा में मार करने में माहिर है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें नाइट विजन और थर्मल सेंसर लगाया गया है। इसकी वजह से ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक हमला करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए 60 सेकंड में 128 टारगेट को निशाना बनाकर आसानी से नस्तनाबूद किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। वहीं 10,433 किलोग्राम के वजन वाले ये विमान एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 3 से 3.5 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। यह करीब 480 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर निशाना साध सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर से हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में की जाती है। भारत के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और मिस्र की सेना का भी अहम हिस्सा है। इसमें हेलफायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि टैंकों के खिलाफ है। इसमें 16 तक के मिसाइल आप लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, जो कि इंफ्रारेड से टारगेट्स ढूंढने में मदद करता है। इसमें एक 360 डिग्री का एक रडार है, जिसमें पूरा 360 डिग्री कवरेज मिलता है, और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है। एवियोनिक्स इसके अच्छे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसकी क्षमता जो है वो बहुत ही अच्छी है, और इससे टोटल ये एक पैकेज है, जिससे कि आपको मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इस हेलीकॉप्टर में, और इससे भारतीय सेना की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर रात में भी दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं। इसमें नाइट विजन के साथ थर्मल सेंसर लगा है, जो रात के अंधेरे में दुश्मन पर सटीक वार करने में सक्षम है। अपाचे स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को दुश्मनों का रडार भी आसानी से पकड़ नहीं पाता, जिसका प्रमुख कारण हेलीकॉप्टर की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक लांगबो रडार लगा हुआ है, जिससे ये नौसेना के लिए भी मददगार साबित होगा। युद्ध के मैदान में अपाचे हेलीकॉप्टर न केवल वायुसेना बल्कि थल सेना का भी मददगार है। ये युद्ध में आर्मी स्ट्राइक कोर के हमले को एविएशन कवर देते हुए उसे और खतरनाक बनाएगा।
वायुसेना के पास तो अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत पहले से मौजूद है। अब आर्मी की एविएशन कोर में इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से सेना को फ्रंट लाइन ऑपरेशन में मदद मिलेगी। ये हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान घायल हुए सैनिकों को बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय सेना के बेड़े में आज 3 अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल होने का गौरव हासिल हो रहा है। साल के अंत तक सेना को 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। एयरफोर्स के बाद अब सेना को नए अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने से सरहदों पर हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों के दम पर हिंदुस्तान की सरहदें बेहद मजबूत हो जाएंगी, जिसे भेदने की ताकत देश के किसी दुश्मन में नहीं है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 29 जुलाई से राम मंदिर में झूलन उत्सव। आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक अहम घोषणा की। दरअसल वहां 29 जुलाई से राम मंदिर में पारंपरिक झूलन उत्सव का शुभारंभ होगा। इस दौरान सावन के पावन महीने में श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अनुपम संगम नजर आएगा। झूलन उत्सव अयोध्या की शताब्दियों पुरानी परंपरा है, जिसमें भगवान श्री राम को सुंदर झूले पर विराजमान कर झुलाया जाता है। ये आयोजन भजन कीर्तन, मंगल गीत और बधाइयों से गूंजता है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी परंपरागत झूला, आकर्षक सजावट और भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के मिग 21 लड़ाकू विमानों की 62 साल बाद विदाई हो जाएगी। इन्हें 19 सितंबर को रिटायर किया जाएगा। इसको लेकर चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास कार्यक्रम होगा। मिग 21 को भारत चीन युद्ध के बाद साल 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 के सभी बड़े सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। ये लड़ाकू विमान भारत को रूस से मिले थे। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से जुड़ी अहम खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीसीसीआई भी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगी। ये बिल संसद के इसी मॉनसून सत्र में लाया जाएगा। बिहार के मोतिहारी में एक शिक्षक का विदाई समारोह चर्चा में आ गया। दरअसल प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार का तबादला दूसरी जगह कर दिया गया था। ऐसे में जब वो विदाई समारोह के बाद जाने लगे तो छात्रों से लेकर अभिभावक, सहयोगी, स्टाफ, ग्रामीण और शिक्षक भी भावुक हो गए। सभी की आंखें नम नजर आई। इतना ही नहीं, छात्रों और अभिभावकों ने उनके तबादले पर रोक लगाने की भी मांग उठाई। प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार 7 साल तक यहाँ कार्यरत रहे और उनके पढ़ाने के तरीके की सभी ने तारीफ की। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर आई। दरअसल वहां 126 डॉक्टरों को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इसको लेकर रांची में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने सभी को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का नियुक्ति पत्र सौंपा। और न्यूज पथ में अब बात करते हैं सावन के महीने में कावड़ के रंगों की। सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि वो रास्ता है जो कि भक्तों को सीधे भोलेनाथ से जोड़ता है और पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। कावड़ यात्रा के दौरान कहीं नन्हे कावड़िए सुर्खियां बटोर रहे हैं तो कहीं अनोखे कावड़ चर्चा का विषय बने हैं और कहीं कावड़ के जरिए राष्ट्रवाद का संदेश भी दिया जा रहा है। वहीं ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल के मॉडल वाले कावड़ भी खूब चर्चा में है। यानी कि सावन का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कावड़ यात्रा में भक्ति के रंग और गहराते जा रहे हैं। सावन का पवित्र महीना और हर तरफ बाबा भोलेनाथ की जयकार। पावन कांवड़ यात्रा में श्रद्धा और भक्ति के रंग अपार। भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीना सावन में श्रद्धा और भक्ति के साथ कांवड़िए कांवड़ लेकर बम बम भोले का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर तरफ आस्था और भक्ति के अद्भुत रंग बिखरे हुए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में इन दिनों इस नन्ही शिव भक्त की खूब चर्चा है। एलकेजी में पढ़ने वाली 4.5 साल की नन्ही पंकुशा अपने परिवार के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार से निकली है।
इनको करीब 140 किलोमीटर पैदल सफर करके मेरठ के औघड़नाथ मंदिर तक जाना है और जब कांवड़ लेकर नन्ही पंकजा जिस रास्ते से गुजरती हैं, बरबसी सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं और लोग भोलेनाथ की इस नन्ही भक्त की भक्ति देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं। भोले बाबा के लिए और कुछ मांगा आपने? कुछ नहीं मांगा। आप पैदल ही आ रहे हो, ठीक है नहीं? पैर में दर्द हुआ? नहीं, गाड़ी है। गाड़ी है, आप पैदल चल रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितने साल की है ये 4.5 साल की। क्या नाम है इसका? पंक्षा महेश्वरी। कहाँ पैदल ही आ रही है ये? हाँ। कुछ मन्नत मांगी है बच्ची ने आपकी? नहीं, भोले बाबा के लिए ला रही है। पहली बार? नहीं, पहली बार पैदल, उससे पहले गाड़ी से। तो रास्ते में परेशानी हुई? कहाँ जाएंगे आप? चल कहाँ से उठाया आपने? हर की पौड़ी हरिद्वार से। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रवाद का संदेश देने वाली ये कांवड़ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस कांवड़ में एक तरफ ब्रह्मोस और दूसरी तरफ आकाश मिसाइल का मॉडल बनाया गया है और खास बात यह है कि इन दोनों मिसाइलों से आग भी निकलती है। इस कांवड़ के बीच में आदि योगी बैठे हैं और साथ में महाकाल की तस्वीर भी लगाई गई है। राइट हैंड पे जो है ब्रह्मोस मिसाइल है और बाईं ओर जो है आकाश मिसाइल है। इसमें ऊपर बाबा आदि योगी हैं जो संदेश दे रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ कल्याण के स्वरूप है, लेकिन साथ में महाकाल भी है कि अगर कोई भी सनातन धर्म पर हमला करेगा तो बाबा महाकाल का रूप लेकर संहार भी कर सकते हैं। 48 सदस्यों की ये कांवड़ टोली हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा जल भरकर मुजफ्फरनगर के सिद्धपीठ महाभारत कालीन ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में कांवड़ियों का एक ग्रुप महादेव की कांवड़ में कालका माता का फोटो रखकर चल रहा है। इन कांवड़ियों का कहना है कि उनके लिए मां कालका सबसे ऊपर है। एक कांवड़िया जब कांवड़ उठाता है तो मन मस्तिष्क में भोलेनाथ को रखता है, ओम नमः शिवाय बोलता है, जय भोले बोलता है। लेकिन हम मौजूद हैं NH24 पे, हमें ये कांवड़िए मिले हैं, एक टोली है पूरी, और इनके कांवड़ में एक बहुत खास बात है। आप देखेंगे तो आपको शिव परिवार दिखाई पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको दिल्ली की कालका माता का भी फोटो दिखाई पड़ता है। अमूमन कालका माता का फोटो आपको दूसरे कांवड़ में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये टोली जो कि दिल्ली से चली थी, हरिद्वार पहुंची है, जल लेकर वापस आ रही है, उनकी कांवड़ में आपको कालका माता भी दिखाई पड़ती है। क्या नाम है आपका? अंकित। तो अंकित जी, कालका माता तो हमने किसी और कांवड़ में देखी नहीं, आप लोग क्यों रख कर चल रहे हो? हमारा शुरू से कालका माई का भाव है, हम कालका मंदिर के हमारी कुल देवी में पूजी जाती है, तो हम कालका माता को लेकर आते हैं हर साल। सबसे पहले माई आती है, फिर उसके बाद काम तो होता है। ये कांवड़िए हैं और ये बता रहे हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो कालका माता को ये कुल देवी मानते हैं और इसी वजह से आप इनकी कांवड़ में कालका माता का फोटो देखेंगे, जो कि अमूमन आपको किसी कांवड़ में देखने को नहीं मिलती। का कहना है कि माँ सबसे ऊपर है, उनके बिना हम कोई काम शुरू नहीं करते। कांवड़ी का सैलाब अपने संकल्प के साथ लगातार अपनी यात्रा मार्ग से आगे बढ़ रहा है और शिव भक्त उनके स्वागत और सेवा के लिए हर जगह तत्पर दिखाई दे रहे हैं। मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा के पास की ये तस्वीर है, जहां बुलडोजर पर खड़े होकर कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। सावन के महीने में बोलबम के जयकारों के बीच गंगा जल लेकर निकले कांवड़ियों की यात्रा जारी है। ऐसे में जिस मेहनत और ईमानदारी के साथ भोलेनाथ के ये भक्त गंगा जल लेकर निकलते हैं, तो उनका स्वागत सत्कार कौन नहीं करना चाहेगा। कांवड़ियों के स्वागत का नजारा झांसी में भी दिखा। यहाँ आयोजित हुई कांवड़ यात्रा ओरछा से चलकर झांसी पहुंची, जो पहुज नदी के पास बने शिव मंदिर तक गई। इस कांवड़ यात्रा में आदियोगी की प्रतिमा ने शिव भक्तों को खूब लुभाया, तो घोड़ा बग्गी पर भोलेनाथ समेत दूसरे आराध्यों का रूप धरे बच्चे और एक घोड़े पर सवार होकर झांसी की रानी बनी बच्ची इस खास कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर जगह भक्ति के हजारों खूबसूरत रंग बिखरे हैं। इस भक्ति पथ पर परिवार से लेकर समाज और देश से जुड़ी भावनाएं भी घुली हैं। भोले भक्तों के दिल में शिव हैं, तो शिव भी अपने भक्तों पर खुलकर कृपा बरसा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, झांसी से अजय झा और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पर आगे आपको लिए चलते हैं धन बाजार में,
जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 14 अंक फिसलकर 82,187 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 30 अंक लुढ़का, ये 50,061 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। मंगलवार को सोना 1,000 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,30,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 3,000 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,14,000 रुपए पर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 5 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 36 पैसे हो गई। देश में कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार को इन ड्रिंक्स पर लागू 28% जीएसटी में कटौती का प्रस्ताव मिला है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर लागू जीएसटी को तर्कसंगत बनाने का आग्रह किया है। हालांकि इस पर फैसला आगामी जीएसटी की बैठक में होगा। फिलहाल कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर 28% जीएसटी प्लस 12% सेस लगता है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्कूलों को लेकर जारी सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण निर्देश की। आपको बता दें कि सीबीएसई ने स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक जरूरी निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को कहा है कि वे अपने परिसर में हाई रेजोल्यूशन वाले एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाएं। सीबीएसई ने स्कूल सुरक्षा नियमों के तहत बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों में ऑडियो विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ये बड़ा फैसला लिया है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों को अपने एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके अलावा लॉबी, कॉरिडोर, स्टेयर्स, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम और स्पोर्ट्स ग्राउंड में कैमरे लगाने होंगे। वहीं प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वॉशरूम और टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि सभी कैमरे कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग स्टोर करने की क्षमता से लैस होने चाहिए। इसके अलावा 15 दिनों की बैकअप रिकॉर्डिंग को स्टोर करना अनिवार्य होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी देख सकेंगे। निर्देश में कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और स्कूलों को अपने परिसर में सुरक्षित और स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। स्कूलों को ये भी हिदायत दी गई है कि वे लगातार अपने परिसरों की निगरानी रखें और सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और रखरखाव करें। जाहिर है सीबीएसई का सभी स्कूलों को ये नया बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो निर्देश दिया गया है, इसको लेकर हमने उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक स्कूल में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। फैसला बहुत अच्छा है, हम बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग क्लासेस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं टीचर्स को देखना चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं आगे की फ्रंट सीटर जो होते हैं उनके पर तो बच्चों की मतलब टीचर की नज़र रहती है और पीछे सीटर पे मतलब टीचर की नज़र नहीं पहुंचती, तो इसके लिए ये अच्छा है। तो मेरा ये कहना है कि ये कैमरा सीसीटीवी अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चों की एक्टिविटी और बिहेवियर उनका पता चलता है, क्लास में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसका सामान चोरी हो जा रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। मेरा कहना ये है कि सर जैसे किसी क्लासरूम में सर टीचर एंड ना हो तो उनके एब्सेंस में थोड़ी नॉइज होती है और अकॉर्डिंग टू सर सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग की जो बोर्ड प्रिपरेशन होती है, सर टीचर के ना रहने पे सर जैसे होता है ना सर कोई सी मिसबिहेव होती है एंड सब बच्चे नॉइज करते हैं, सर थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। सर ऑडियो तो सर हमेशा था ही, बट ये जो न्यू आया है सर सर वीडियो था ही, सर जो न्यू आया सर ऑडियो, सर वो तो और सर बेटर है, क्योंकि सर उससे पता चलता है कौन क्या बोला है, जैसे नॉइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो और सर वीडियो में क्योंकि सर सिर्फ कैप्चर होता है, ना ही कि सर साउंड वगैरह होता है। और सर दूसरी बात ये कि सर बहुत बच्चे सर फ़ोन वगैरह लाते हैं, सर वो ध्यान से नहीं दिखता है सीसीटीवी कैमरा में। सर बहुत लोग छुपा के चलाते हैं जो कुछ। सर इससे सर ये हेल्प होती है कि सर मैं तो फ़ोन वगैरह चलाए तो कोई ना कोई टोकेगा या कोई ना कुछ बोलेगा, तो उससे सर ये हेल्प होती है। स्कूल का एक तरीके से डेवलपमेंट ही हो रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर और टीचर्स के अंदर भी सिंसियरिटी डेवलप होगा, ताकि वो कुछ गलत ना कर पाए और स्टूडेंट्स भी सेफ रहेंगे इससे। और ये मतलब बढ़िया ही चीज़ है जो स्कूल के लिए सही है और ऑल द स्टूडेंट्स के लिए भी। ये उचित कदम है, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे जो शोर करते हैं उसके लिए अच्छा होगा, और जो किसी का सामान चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है उसके लिए भी अच्छा होगा, और कई बच्चे शोर करते हैं लड़ाई कर लेते हैं उसके लिए भी अच्छा होगा, और बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा होगा। सर ये एक तरह से सही भी है, इसलिए ताकि बच्चे जो कर रहे हैं एक्टिविटी भी उसके लिए, ताकि पता चले सबके लिए कि मतलब कब बच्चे कर क्या रहे हैं क्लास में। और
ताकि सिक्योरिटी भी अच्छी रहे इसके हर स्कूल के लिए। बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे कभी-कभी ऐसी घटनाएँ होती हैं कि क्लास में कोई बड़े बच्चे हैं, मार-पीट ही कर लिए, तो दोनों बच्चों में से कोई स्वीकार नहीं करता है कि ये पहले हमने किया है, बल्कि उससे ये पता लग जाता है कि किसने पहले मार-पीट की स्टार्ट की और ये घटना कैसे घटी। तो इस तरह की घटनाओं के लिए चोरी है, कोई बच्चा किसी की बुक्स ले लिया, कोई चीज़ चुरा लिया, तो उसके लिए भी अच्छा है और ऐसी घटनाएँ एक-आध बार हुई भी है हम लोगों के यहाँ, तो हम लोगों ने उसी के माध्यम से इसको सॉल्व भी किया है। तो ये सीसीटीवी कैमरे जो ऑडियो विजुअल्स लगेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपका ये मानना है? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कदम है ये। मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई बार एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे हर क्लास में मौजूद नहीं होता है और उस कंडीशन में टीचर्स या बच्चे किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, और आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें हैरेसमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कहा जाए तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक स्तर पर हासिल की बड़ी उपलब्धि। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर फैल रही एक अफवाह को लेकर अपना पक्ष रखा। दरअसल HPCL की डीलरशिप को लेकर एक फर्जी अप्रूवल लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन PIB ने बताया कि ये लेटर फर्जी है, इसे HPCL ने जारी नहीं किया है। लिहाजा आप आधिकारिक जानकारी LPG वितरक चयन.in से ही लें। साथ ही किसी भी झांसे में न आने की अपील की गई। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने एक बड़े इनाम का ऐलान किया। दरअसल इस क्रिप्टो एक्सचेंज पर हैकर्स ने सेंध लगाई और करीब 378 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। ऐसे में कंपनी ने रिकवरी और उसके दोषियों की पहचान करने में मदद करने वालों को रिकवरी का 25% इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया। इस तरह अगर कोई एथिकल हैकर या कोई इसका पता लगा देता है तो उसे करीब 100 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। कंपनी के मुताबिक उसकी कोशिश साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। साथ ही कॉइन DCX ने अपने यूजर्स को ये भी भरोसा दिया है कि उनका फंड पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी इस नुकसान की भरपाई अपने ट्रेजरी फंड से करेगी। मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल उसने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WSIS चैंपियन यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीत लिया। मेरी पंचायत ऐप को सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय कंटेंट कैटेगरी के तहत ये पुरस्कार मिला। वहीं इस पुरस्कार पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी मेरी पंचायत ऐप की सराहना की। उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर सूचना पहुंचाने के लिए ऐसे डिजिटल साधनों को काफी अहम बताया। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जहां पर राज्य की युवा लड़कियों के लिए पैनकेक स्लॉट लीग का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि इस 3 दिवसीय आयोजन में 500 से ज्यादा लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। यानी कि अब घाटी से भी बेटियां घरों से बाहर निकलने में बिल्कुल भी कतरा नहीं रही हैं और उनके परिवार वाले भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो यहां से निकलकर देश दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर सकें। ये तैयारी अपनी पहचान बनाने और देश का मान बढ़ाने की है। जम्मू कश्मीर की लड़कियां अब खेल में भी अपनी धाक जमाने की भरपूर तैयारी में हैं। ये तस्वीरें उसकी एक बानगी है। श्रीनगर में खेलो इंडिया अस्मिता पहल के तहत आयोजित हो रही 2025 पैनकेक स्लॉट लीग में जम्मू कश्मीर की 500 से ज्यादा लड़कियां भाग ले रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर खेल परिषद का ये 3 दिनों का कार्यक्रम विशेष रूप से महिला एथलीटों के लिए है और इसका उद्देश्य मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के जरिए युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के साथ साथ विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करना भी है। 2025 पैनकेक स्लॉट लीग इन लड़कियों के लिए एक ऐसा मौका लेकर आई है जहां वो खेलों के जरिए न सिर्फ अपना आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं बल्कि अपनी शक्ति को भी पहचान रही हैं। लीग में हिस्सा लेने पहुंची जम्मू टीम की कोच मानविता ऐसे आयोजनों को लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक शानदार कदम मानती हैं। सर ये मैंने अस्मिता के बारे में सुना, ये वुमेन्स की लीग होती है और इसमें बहुत फ़ायदा है हर बच्चे को, गर्ल्स को तो स्पेशली और हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है ये गेम हमारे लिए। और जब हम लोगों ने बच्चों का सुना कि गर्ल्स की हो रही है यहाँ पे, तो मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को सबको बोला, प्रेफर किया कि आओ और खेलो।
तो हमारे बहुत बच्चे आए हैं सर जम्मू से। मकसद साफ है, लड़कियों में जोश है, उत्साह है, लिहाजा माता पिता भी अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए आगे आ रहे हैं। इन लड़कियों में कुछ ऐसी हैं जो खेल में करियर बनाना चाहती हैं और देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो अपने सपनों तक पहुंचने के लिए इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, ताकि इन खेलों में मिली जीत उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे। ये एक अच्छा है कि मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया जा रहा है फीमेल्स को, क्योंकि वो इनको माना जाता है कि लड़कों से इन्फीरियर माना जाता है बहुत जगहों पे। आजकल तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी माना जाता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। इसमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि एक तो ये फ्री होती है। अभी जो सिटी लीग हो रही है इसमें हमें कोई एंट्री फ़ी नहीं देनी है, ये फ्री है। और अगर हमारा कोई मेडल आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज, इसमें हमें कैश प्राइजेस भी मिलते हैं। नेशनल लेवल पे जब भी होता है तो गोल्ड को 10,000 रुपीज़, सिल्वर को 8,000 रुपीज़ और ब्रोंज को 6,000 रुपीज़ मिलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई लड़की अपने लिए एक अच्छा स्पोर्ट चुने जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, ताकि आजकल की जो जनरेशन है वो उसके बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। तो अगर हम अपना ध्यान स्पोर्ट्स और स्टडीज़ में लगाएंगे वो बहुत बेहतर होगा। ज़्यादा गर्ल्स को खेलनी चाहिए, जैसे सेल्फ डिफेंस होता है, मतलब बहुत गर्ल्स के लिए हेल्पफुल है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बहुत सारे, मतलब रेगुलरली होने चाहिए ऐसे इवेंट्स। जाहिर है इस तरह के आयोजन से न सिर्फ फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि दूर दराज के इलाकों की लड़कियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।